बाजार में आज दिख रहा है कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ एक छोटी रेंज में कायम। वहीं बैंक निफ्टी में करीबन 100 पॉइंट्स की कमजोरी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज फ्लैट। वहीं करीब 4% गिरा इंडिया विक्स। डिफेंस में तेजी कायम। निफ्टी डिफेंस करीबन 1% मजबूत। गार्डन रीच करीबन 7% चढ़ के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। कोचिन शिपयार्ड, मिधानी और भारत डायनेमिक्स में भी एक शानदार रौनक। ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी। इंडेक्स करीबन 0.5% मजबूत। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से टाटा मोटर्स करीबन 2% भागा। चुनिंदा आईटी मेटल शेयर्स में भी खरीदारी का मूड। दूसरी तरफ रियलिटी में मुनाफा वसूली और सरकारी बैंकों पर प्रेशर। आज के बिग स्टॉक्स पड़े बिल्कुल सटीक। दवा के क्लिनिकल ट्रायल फेल होने से स्पार्क करीबन 17% लुढ़का। वहीं डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से एबीएफआरएल में लगा 10% का लोअर सर्किट, बना वायदा का टॉप लूजर। उधर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर था पॉजिटिव नजरिया। शेयर में शानदार खरीदारी। मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट से भारती एयरटेल में तेजी। शेयर करीबन 1.5% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। मैक्वेरी ने टारगेट बढ़ा के 2050 किया। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन। तो आज है हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। अगेन वही जो स्टेटमेंट है मेरी तरफ से आती हुई आपको दिखाई देगी। जो बाजार में कंसोलिडेशन का मूड है वो हमें यहाँ से जाता हुआ तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अपफ्रंटली हेडलाइंस में सारी की सारी मेंशन कर दी गई है। ऑटो में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स की तो अभी इससे पहले हमने बात कर ली थी। इनफैक्ट जो महिंद्रा है उसमें भी ब्रोकरेज की तरफ से जो नज़रिया है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम पे ब्रोकरेज को दिखाई दे रहे हैं। आईटी में भी आज हमें हल्का खासा एक खरीदारी का मूड दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में आज एक फ्लैट मूवमेंट है। मेटल की बात करी जाए तो हालांकि अर्ली ट्रेडिंग सेशन में मेटल स्टॉक्स में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। उसके पीछे के कई सारे की फैक्टर्स है। चाहे आप ग्लोबल न्यूज़ ले लीजिए और चाहे आप कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ ले लीजिए, तो अलग अलग तरीके का हमें कारोबार आज हमें स्पेसिफिकली स्टॉक वाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मानस सर को एक बार स्क्रीन पे लाइए। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। मानस सर, ये चल क्या रहा है मार्केट में? ये कंसोलिडेशन का दायरा, एक दिन हम बोलते हैं चलिए कि जो नीचे का सपोर्ट था वहां से 24,600 का जो बताया गया था वहां से वो थोड़ा सा नीचे आया। फिर हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि ऊपर 25 के लेवल को पार करेगा, लेकिन ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, ना नीचे ना ऊपर। क्या करा जाए? देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि निफ्टी ने फाइनली अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि ये सही है कि 24,500 से 24,450 का जो स्तर है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 450 के नीचे जाएगा तो कम से कम 24,200 या 24,000 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे अहम सपोर्ट तो 450 पे ही है। लेकिन क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कल गया है और आज भी अगर आप देखें तो जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। उसको देखते हुए मेरा समझना है कि अप्रोच कॉशियस ही रहेगी, स्पेशली इंडेक्स में। हायर लेवल पे जब तक 24,800 24,850 के लेवल ब्रेक ना हो तब तक आपको निफ्टी में खरीदारी नहीं करनी है और अपने स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए 24,450 के नीचे। अगर उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली भी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइम पे किस तरीके से आपको बाजार में प्ले आउट करना है, कौन से क्रूशियल लेवल्स है जो आपको इस टाइम खासा ध्यान में रखने हैं, वो मानस सर से जान लिया है। चलिए सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे टैग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप CNBC आवाज़ को टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल्स में भी आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो चलिए इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाया जाए और देखते हैं कि जो हमारे पहले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। मुंबई से ही जुड़े हैं रियाज जी। रियाज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल? मेरे पास एक्चुअली इस जो 26 जून की एक कॉल है इन्फोसिस की, और मैंने बहुत हाई प्राइस में बाय कर लिया था। 1660 की है, 18.60 पैसे की। अभी कंसिस्टेंटली मार्केट डाउन जा रहा है, इन्फोसिस डाउन जा रहा है।
तो मुझे ये जानना था कि ये लाइक एट प्रेजेंट इट्स रनिंग अराउंड 6 रुपीज कॉल, तो क्या मुझे होल्ड करके फ्यूचर में रिस्क उठाना चाहिए या फिर अभी स्क्वायर ऑफ करके अपना लॉस बुक करके स्क्वायर ऑफ करना चाहिए? ओके, तो काफ़ी अच्छी तरीके से रियाज जी ने अपना जो सवाल है वो पूछ लिया है। मानस सर, इन्फोसिस में क्या करा जाए? हालांकि आज हल्की सी हमें यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पास्ट का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव टू कंसोलिडेशन का फेज लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, रिस्क उठाएं इस टाइम पे? देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप ट्रेंड देखें तो वो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेंगे। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि करीब करीब 1530 1530 पे एक सपोर्ट है, लेकिन अगर 1530 के नीचे जाएगा तो कम से कम 1500 या 1475 तक के भाव आपको इनफी दिखा सकता है। मेरी राय रहेगी कभी कोई उछाल मिले और इनफी 1565 से 1575 की रेंज में आए तो वहां पर अपनी कॉल की पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। आप होल्ड नहीं करना चाहिए। आई थिंक खरीदारी तभी करें कोई भी कॉल ऑप्शन में या फ्यूचर में जब इन्फोसिस 1600 रुपए के ऊपर जाने लगे। ओके, तो ये थी राय इन्फोसिस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कानपुर से शिव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? मैम हमारे पास में 100 शेयर उस CDSL के हैं? CDSL के 1542 के रेट से हैं। ओके। और 70 शेयर एंजल वन के हैं। ओके, तो मैम इसका क्या करें, इस समय रखते हैं? एंजल वन का बाइंग प्राइस क्या है आपका? एंजल वन का 3100 का है। ओके, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आपने खरीदारी की है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं CDSL से। अगर कैपिटल मार्केट के शेयर्स की बात करी जाए तो पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। पर्टिकुलरली CDSL में भी अगर हम बात करें तो एक महीने में 30% तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग अब आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री मानस सर किस तरीके की है? देखिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट थोड़े लंबे समय के लिए किया गया है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। मेरा समझना है कि CDSL में 1950 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ेगा। 1550 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए 1950 रुपए की टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगाइए 1660 का, 1660 का। अगर 1660 के नीचे CDSL जाए तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि उस केस में स्टॉक करेक्ट होके शायद 1560 1570 के आसपास तक आ सकता है। ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस बहुत पास में बताए हैं अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशन है तो। ओके सर, सेम एंजल वन, इनका जो बाइंग प्राइस है दैट इज 3100, यानी कि करंट मार्केट प्राइस के ही आसपास यहाँ पे खरीदारी की गई है और इसमें भी काफ़ी हमें एक तेज़ी देखने को मिल गई है। पिछले एक महीने में यहाँ पे भी 30% तक के रिटर्न जो है वो जनरेट होते हुए दिखाई दिए और आज कैपिटल मार्केट स्टॉक में ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। यहाँ की किस तरीके की रणनीति बनाई जाए? तो देखिए 2984 ये कैश टेबल्स हैं। 2984 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंजल वन में बने रहना है। अभी तक कोई खास रिवर्सल का साइन तो देखने को नहीं मिला है, केवल एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जब तक 2984 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 3425 से 3450 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय CDSL और साथ ही साथ एंजल वन पे। बता दिया है कि कहां तक के नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हैं। टारगेट 3425 तक का पोटेंशियल इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको करना होगा मेंटेन। बिहार चला जाए, अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल? मेरा सवाल है श्रीराम फाइनेंस है। ओके। 68 400 शेयर एंड NTPC 339.65 थाउजेंड शेयर। NTPC के फिर से बोलिए प्लीज, मेरे को समझ नहीं आया। NTPC का 339.65। ओके, और कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर है। 1000 शेयर, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं श्रीराम फाइनेंस के साथ। यहाँ पे इस टाइम पे हमें 1.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है और इसमें एक चीज़ नेगेटिव ये है कि जिस प्राइस में अभी चल रहा है वहाँ से ऊपरी स्तरों में ही खरीदारी की गई है, यानी कि अपने 52 हफ्ते के हाई से थोड़ा ही नीचे खरीदारी यहाँ पे की गई है। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्टरी क्या लग रहा है, कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस टाइम?
देखिए जिस तरह वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां से रिकवरी देखने को मिली है, उसको देख के लग रहा है कि अगर ये 670 के लेवल को एक बार ब्रीच कर जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो कम से कम 710 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए और स्टॉप लॉस को 624 के नीचे लगा ले। एनटीपीसी का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक सपोर्ट था करीब 334 रुपए के आसपास, वो भी ब्रेक हो गया है। गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 345 रुपए के ऊपर ही करिए। ओके 345 के ऊपर ही करनी है एनटीपीसी में आपको फ्रेश खरीदारी, और इस टाइम पे जो वीकनेस है वो चार्ट्स पे एविडेंटली दिखाई दे रही है। अगले दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं चंदन जी। चंदन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी आपका सवाल। मैडम मेरे पास एलटी फूड्स के 35,000 शेयर थे 17 रुपीज में, जिसमें मैंने 10,000 शेयर सेल कर दिए एवरेज 400 की रेट में। ओके तो वो एक मैं पूछना चाहता हूँ, केआरबीएल के शेयर है मेरे पास 1303 के प्राइस में, तो कैसे मैं इसको होल्ड करूँ या अभी सेल करूँ? ठीक है, एलटी फूड्स एक बार चार्ट्स देख लीजिए। मानस सर किस तरीके का चार्ट इस टाइम पे प्लेस्ड है? आज हमें एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इस टाइम पे दिखाई दे रही है, बट आगे क्या करा जाए? देखिए पिछले करीब एक मंथ में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है और उसके बेसिस पे जो मंथली और वीकली चार्ट बन रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद 440 450 की रेंज में जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक इस बार स्टॉक उसको ब्रेक करेगा और कम से कम 510 520 की रेंज में जाने का पोटेंशियल रखता है। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। आपको अगर अगर देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब सोचे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है 405, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि अगर ये करीब 550-60 की रेंज को ब्रेक करके तो 520 530 की रेंज दिखा देगा। तो ये थी एलटी फूड, और इस टाइम पे अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर इसके क्वार्टर 4 के नतीजे भी देखे जाएं तो हमें सॉलिड साइड में ही देखने को मिले, तो टारगेट आप मान के चलिए 510 से 520 का। इसके लिए आप इसे चेस कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 405। सर एक सवाल और था इनका केआरबीएल के ऊपर। 303 के भाव पे खरीदारी की गई है, 370 इज अ करंट मार्केट प्राइस। आज अच्छी खासी करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है। क्या लगता है आगे कहां तक जा सकता है? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट तो इसके भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन में बने रहें। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 420 से 440 की रेंज में हो सकता है। ओके तो ये थी राय केआरबीएल। तो अच्छे नंबर्स आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद से रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी आपका सवाल। मैम मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 400 शेयर्स हैं जो मैंने ऑफिस में 05 पर लिए थे। ओके मेरा टारगेट 600 है, कब तक अचीव हो पाएगा ये? आपका टारगेट आप क्या मान के चल रहे हैं? 600। ओके ठीक है। किसी से पूछ के लिए थे अपने अभी चार्ट देख के आपने खरीदारी की थी इन लेवल्स पे? ऑफिस में लिए थे मैम। ओके ओके ठीक है। हिंदुस्तान जिंक सर इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस लग रहा है? 600 के टारगेट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये देखें। इस टाइम पे ये कारोबार कर रहा है करीबन 460 के आसपास और 505 की खरीद है। देखिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर करीब 580 या 600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, शायद थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन बेस तो बना है, क्योंकि जो गिरावट देखने को मिली थी 800 रुपए से वो करीब करीब 400 रुपए के आसपास थमी। पिछले 4 या 5 बंद अगर आप देखें तो स्टॉक ने 500 रुपए के नीचे के भाव दिखाए नहीं है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 480 रुपए पे, लेकिन अगर 480 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पूरा क्रैक हमने 800 रुपए से देखा था उसको कम से कम 50% तक करेक्ट कर सकता है। तो उस केस में 600 तक के भाव आते हैं। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, बने रहिए 380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। गाना है हिंदुस्तान जिंक में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मानस सर मौसम कैसा हो रहा है आपके यहाँ पे? तो अभी 1-2 बार बारिश जरूर हुई है, लेकिन कज्जल जी कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज तो नहीं आया। अभी भी सब मतलब अच्छी खासी गर्मी है यहाँ। ओके मतलब वो राहत नहीं है। आज बॉम्बे में मुंबई में हमें अच्छा खासा एक मौसम देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि मॉनसून का फाइनली शुरुआत जो है हो गई है मुंबई के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए और सोनीपत से सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी आपका सवाल। जी मेरे पास टाटा एलेक्सी के 23 शेयर्स हैं मैम 7389 पर।
7389 23 शेयर्स हैं, काफ़ी ऊपर खरीदारी है, ठीक है कोई नहीं। आज यहाँ पे हमें एक हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है, लेकिन मानस सर आगे की ट्रेजेक्ट्री, बिकॉज पिछले 6 महीने में लगातार गिरावट का सिलसिला देखा गया है। देखिए सही है कि पहले हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, लेकिन पिछले 2 मंथ से अगर आप देखें तो पैटर्न तो पॉजिटिव बन रहा है। हायर टॉप हायर पैटर्न बन रहे हैं। फाइनली 220 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। अगर पोजिशनली देखिए तो 6000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है करीब 7250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके तो ये थी राय टाटा एलेक्सी पे। अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन जैसे कि मानस सर ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि पिछले 2 महीने में टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ पे वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से दीपांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मानस सर। मैम मुझको एक क्वेश्चन पूछ, आईओसी के शेयर है मेरे पास 156 एवरेज प्राइस 97 शेयर्स एंड एनबीएफसी के शेयर्स है 848 के एवरेज प्राइस से 180 शेयर्स। दीपांशु जी मुझे ना दूसरा शेयर जो है वो सुनाई नहीं दिया, प्लीज आप रिपीट करेंगे। एनबीसी 58 एवरेज प्राइस 183 शेयर्स। एंड मैम मुझको एक क्वेश्चन और पूछना था कि जो फ्यूचर रिटेल के शेयर पहले लिए वो सस्पेंड हो चुके हैं, तो उसके लिए अब क्या करना होता है? जैसे कि मैंने 200 शेयर लिए थे तो सस्पेंड कैटेगरी में है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या? बस ये 3 शेयर है। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके चलिए शुरुआत कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। आज यहाँ पे हमें गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। 157 पे खरीदारी की गई है आईओसी में और आज की ट्रेजेक्ट्री इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते और 1 महीने से यहाँ पे लगातार हमें एक डाउन साइड का चार्ट ही देखने को मिला है। बट आगे कैसा लग रहा है सर, होल्ड करके चल सकते हैं? देखिए आज 2 बहुत अहम सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। पहला डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है और वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो ये अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 138 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 138 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन में 132 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी करने के लिए आप कम से कम आपको 144 के लेवल्स को ब्रेक करना देखना पड़ेगा। अगर 144 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले तो ही आईओसी में खरीदारी करें। ओके तो ये थी राय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। दूसरा सवाल मानस सर एनबीसीसी के ऊपर है। इनका 48 की इनकी खरीद है और 183 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। क्या करा जाए? अच्छा रिटर्न तो ऑलरेडी आ गया, मुनाफा बांध लिया जाए या फिर इंतजार करा जाए? और देखिए पैटर्न तो काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे ख्याल से। स्टॉक में सबसे पहले तो 135, 134, 40 की रेंज को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, लेकिन अगर एक बार 140 रुपए के ऊपर निकल गया तो आई थिंक नेक्स्ट मूव में आपको 160, 165 के भाव भी दिखा सकता है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके पोजीशन में बने रहें। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है 113 के आसपास आता है, 113 रुपए के आसपास। तो 10 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। ओके तो ये थी राय एनबीसीसी के ऊपर। अगले दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं रविंदर जी। रविंदर जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, क्या सवाल है आपका? ठीक है जी, बहुत अच्छा जी। ऑल वेल सर, मेरी तरफ से भी। आपका सवाल क्या है? अरे मैडम पीपीएन भी बढ़े हैं, मेरे एवरेज 44 में 8000 है। ओके तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो निकलना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए? चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो काफ़ी मुनाफा तो ऑलरेडी आ ही गया है आपका और 110 के आसपास से खरीद इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। 44 की खरीद है, 8000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। मानस सर क्या करा जाए? ये जो हमें अपने डीमैट अकाउंट में एक प्रॉफिट देखने को मिलता है उसको देखते रहें या इन कैश कर ले थोड़ा बहुत? देखिए एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे थोड़ा मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो या तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, कि आप जब भी पोजीशन बनाते हैं तो आपके माइंड में एक टारगेट जरूर होता है। अगर वो टारगेट अचीव हुआ है तो बिल्कुल 50% तक तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर आपने जो टारगेट सेट किए थे पोजीशन लेते एक समय, उस टाइम पे जो टारगेट बनाए थे, मेरे ख्याल से उन्होंने पीएनबी जब 44 पे खरीदा होगा तो इस उम्मीद में खरीदा होगा कि शायद ये डबल हो जाएगा, तो डबल तो हो चुका है। बेहतर स्ट्रेटजी है कि एक बार 50% प्रॉफिट बुक करें, 50% में 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, बने रहे पोजीशन में। पीएनबी में अगर 115 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो स्टॉक 140 रुपए तक जा सकता है।
ओके, तो ये थी राय पंजाब नेशनल बैंक पे। और पंजाब से याद आया, कल मैच काफ़ी अच्छा रहा। 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वो ट्रॉफी जीत ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों ही टीम को, अच्छा परफॉर्मेंस दोनों ही टीम की तरफ से हमें देखने को मिला। इसी के साथ वक्त हो गया है एक टी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार काफ़ी सारे सवाल रखे हुए हैं जो लिए जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो डे लो से बाजार में वापस से एक रिकवरी आ रही है। ये हफ्ता अगेन आई एम रिपीटिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आरबीआई की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है और साथ में फ्राइडे को जो रेपो रेट कट है उसका हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि जो एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे हमें रेट कट देखने को मिलेगा, क्या वो हुआ है या इससे भी ज़्यादा रेट कट मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए मानस सर, अब चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे पास हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं। मनोज गुप्ता जी का एक सवाल आया है बजाज फिनसर्व पर। उन्होंने साल 2012 में यहाँ पे 750 रुपये की भाव पे खरीदारी की थी। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका बजाज फिनसर्व पर। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है बजाज फिनसर्व में, और आज भी अगर हम देखें तो अच्छे खासे नंबर्स हैं। और मैं तो ये बोलूँगी मनोज जी, हो गया अब तो 750 रुपये में खरीदा था। मानस सर, आप क्या राय देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। ये जरूर है कि पिछले करीब 2-3 मंथ पे हमने कोई खास मूव देखा नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप 1875 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो यहाँ पर आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें यहाँ पर 2100 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर करीब 300 रुपए की रैली बजाज फिनसर्व दिखा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। माना सर, एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट प्लीज अपने उस पर ओपन कर लीजिए, कैसा दिखाई दे रहा है। दो आज तो यहाँ पे अच्छे खासे मूव्स हैं और साथ में अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो जो उनका स्टांस है वो भी पॉजिटिव नोट में ही बना हुआ है। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ओवरवेट का कॉल दिया है और जो टारगेट प्राइस कोट किया गया है दैट इज अराउंड 3668। इस टाइम पे 3000 के आसपास के लेवल पे ये कारोबार कर रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्या आप भी यही टारगेट कोट कर रहे हैं या इससे भी ऊपर के लक्ष्य दिख रहे हैं? तो देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से हायर टॉप्स हायर बॉटम सिग्नल डे चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो करीब 3225 के टारगेट आपको सेट करने हैं, 2950 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर लंबे नजरिए की बात करिए, मेरा समझना है कि अगर 3200 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको कम से कम 39 तक के भाव आने वाले 1 साल में एमएनएम दिखा सकता है। ओके, तो अच्छे नंबर्स एमएनएम से हमें एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पे, और ब्रोकरेज का जो स्टांस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। मानस सर, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल के ऊपर। आज एक खबरों में भी बना हुआ है, बिकॉज जो इनकी दवाई है उसमें एक नेगेटिव रिव्यू आया है, और सोल्रिसिस दवाई है जो बेसिकली डर्मेटाइटिस के ऊपर होती है और एलर्जी जब हमें स्किन में हो जाती है, नॉन क्योरेबल डिजीज़ है ये बेसिकली। अब क्या करना चाहिए आगे? क्या लगता है कि जिनके पास है वो निकल जाए, खबर के वजह से डूबा हुआ है, या चार्ट्स में भी ये डूबा हुआ ही दिखाई दे रहा है? देखिए, खबर तो आ जाइए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो पिछले करीब 3-4 हफ्ते से नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने अपने बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 200 डे मूविंग एवरेज था उसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया था। आज की न्यूज के बाद अभी भी अगर आप देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1680 का, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी खरीदारी ना करें, 1600 रुपए पे फिर से एनालाइज करना चाहिए स्टॉक को। अगर वहां पर कोई सपोर्ट देखने को मिले, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तभी खरीदारी करें। ओके, तो ये थी राय सन फार्मास्यूटिकल पर। मानस सर, एक चीज़ बताइए, अगर सन फार्मा के अलावा फार्मा पैक में हमें कोई और स्टॉक पिक करना हो, कहाँ पे वैल्यू हंटिंग की जा सकती है? तो देखिए, मेरी नजर में एक्चुअली ग्लेनमार्क काफी समय से है, क्योंकि अगर आप ग्लेनमार्क के चार्ट देखेंगे तो पिछले करीब 4-5 हफ्ते से स्टॉक ने एक बेस बनाया है 1320-1330 की रेंज में। और अब जब क्योंकि एक चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, मेरा समझना है कि स्टॉक में वापस 1740 को रिटेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1740 की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके,
और साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी आई थी वो भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली थी। फिस्कल ईयर 26 में टॉप लाइन की ग्रोथ देखी जाए तो वो 10 से 12% तक की देखने को मिल सकती है, ये मैनेजमेंट की तरफ से कहना है। मार्जिन भी हमें 19% तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर। ये तो हो गई सन फार्मास्यूटिकल की बात, साथ में हमने एक मौका लगा तो एक पिक भी ले ली मानस सर से। चलिए आगे बढ़ा जाए, काफ़ी सारे सवाल और भी आए हैं। सर एक बार चार्ट देखिए बीएससी का, यहाँ पे भी अगेन एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ कि इनका खरीदारी का भाव क्या है। सर 2620 के लेवल पे खरीदारी की गई है, 1000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। जहाँ पे खरीदारी की गई है वहां से तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। क्या लगता है कहाँ तक ये टारगेट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब स्टॉक ने 2010 का आंकड़ा ब्रेक किया था तब ऐसा लग रहा था कि 2700-2800 तक की रैली देखने को मिलेगी, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। बट फिर भी क्योंकि कोई रिवर्सल का साइन नहीं है तो मेरे ख्याल से तो पोजीशन में बने रही है। बहुत पास में स्टॉप लॉस लगाना है जहां पर ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज है, जो कि इस टाइम के लिए 2580 के आसपास है, 2580 के आसपास है। वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ये 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से आपको 2975 तक के भाव बीएससी दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय बीएसई के ऊपर। अच्छे नंबर्स हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। मानस सर, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप सो आपके शहर में भी मॉनसून जल्दी दस्तक दे। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी खिलाड़ी नंबर 1 पे, और काफी सारी और भी खबरें हैं जो हम आपके साथ पेश करेंगे।